हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जो है वो टॉपिक मिला है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड मेरे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि फ़र्स्ट एड पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट एड पे वीडियो बनाने का ट्राई किया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है एनी इमीडिएट केयर गिवन टू अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम इंजरी और इलनेस। कोई भी पर्सन जो माइनर और सीरियस इंजरी से सफ़र कर रहा है उसको किसी भी तरह का कोई भी केयर दिया जाता है जो कि उसकी लाइफ सेव करता है, उसको जो इंजरी हुई है वो फर्दर इंजरी होने से बचाता है और उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें होती हैं वो फर्स्ट एड में आती हैं। तो फर्स्ट एड की डेफिनेशन देखेंगे। इमीडिएट केयर given to a person suffering from minor or serious illness or injury। कोई भी माइनर हो या कोई भी मेजर इलनेस हो, सीरियस इलनेस हो, उसको जो भी हेल्प की जाती है, जो कि कोई भी हेल्प जो कि उसके प्रिवेंट डेथ, प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इंजरी, एंड प्रमोट रिकवरी। जो इन तीन चीज में हेल्प करती हैं, ऐसी कोई भी हेल्प जो कि माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी से सफर पर्सन को की जाती है तब तक जब तक कि वो हेल्थ केयर सिस्टम तक रीच नहीं हो जाता है, हॉस्पिटल तक रीच नहीं हो जाता है, वो फर्स्ट एड कहलाता है। टिल रीच हॉस्पिटल। ये जो है वो उसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि फर्स्ट एड किट में होता क्या क्या है। मैंने इस चीज को तीन चीजों में डिवाइड किया है। एक तो बेसिक सप्लाई, सेकेंड इज मेडिकेशंस, थर्ड इज इमरजेंसी सप्लाई। तो इमरजेंसी में क्या क्या रखना है, मेडिकेशंस कौन कौन सी रखनी है और बेसिक सप्लाई में क्या क्या रखना है। तो इसमें से नॉर्मली चीज आ जाती है एक सीजर, दूसरी चीज आ जाती है बैंडेज, नेक्स्ट आ जाता है बिटाडीन, इसके बाद में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाता है, स्पिरिट आ जाता है, गोस्पिस आ जाते हैं, सिरिंजेस आ गया। जो सारी चीजें ड्रेसिंग करने के लिए लगती हैं वो ड्रेसिंग मटेरियल आ गया, बैंडेड आ गया। तो ये सारी चीजें बेसिक सप्लाई होती हैं, ये सारी एसेंशियल चीजें होते हैं। टोर्निकेट आ गया, टोर्निकेट आ गया, टोर्निकेट नहीं है तो 16 नंबर फोलिस आ गया। ये सारी चीजें बेसिक सप्लाई में हमें चाहिए। अभी देखेंगे मेडिकेशंस में क्या चाहिए। जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम हो गया। इसके बाद में हो गया कैलेमिन लोशन हो गया। इसके बाद हो गया कफ एंड कोल्ड का मेडिकेशन हो गया। इसके बाद में ये सबसे ज़रूरी पेन किलर हो गया। बर्न के लिए क्रीम आ गया, सल्फासेलाजिन का क्रीम। तो ये सारी चीज़ें मेडिकेशंस में हमको रखनी चाहिए। पेन किलर हो गया, कफ का हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम हो गया, ये कैलेमाइन लोशन हो गया। ये सारी चीज़ें, बर्न के लिए कोई क्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें मेडिसिन में आएगी। इमरजेंसी सप्लाई में क्या क्या आएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एम्बुलेंस के नंबर,
ये सारे हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस वगैरह के नंबर्स हो जाएंगे जो भी एसेंशियल हैं। इसके बाद में इसमें फॉर्म्स वगैरह भी रख सकते हो, हिस्ट्री के फॉर्म, एग्जामिनेशन के फॉर्म। इसके बाद में हिस्ट्री हो गया, एग्जामिनेशन के फॉर्म हो गया, कंसेंट फॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ें हैं वो इमरजेंसी में डिवाइड की गई हैं। अब ये बेसिक सप्लाई में एक फर्स्ट एड मैनुअल भी रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एड मैनुअल भी बेसिक सप्लाई में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट एड किट में रखनी है। और ऐसी मेडिसिन भी तुम उसमें डाल सकते हो जो कि जिसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती है, वो मेडिसिन रख सकते हो। इसमें हो गया आइबुप्रोफेन भी रख सकते हो। जो मेडिसिन फ्रिज की आवश्यकता नहीं है और आपको लगता है कि नेसेसरी है, वो सारी मेडिसिन में ऐड कर सकते हो, जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड किट में रखनी है। और इसके बाद में तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है। रेगुलरली चेक फॉर एक्सपायरी। रेगुलरली इन चीज़ों को एक्सपायरी के लिए चेक करते रहना है, ताकि अगर कोई मेडिसिन एक्सपायरी हो गया है तो उसको निकाल के रिप्लेस कर सके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्स ऑफ फर्स्ट एड। व्हाट आर द गोल्स ऑफ द फर्स्ट एड? प्रिवेंट डेथ और सेव लाइफ इज फर्स्ट गोल। सेकेंड, स्टॉप फर्दर इंजरी। जितना इंजरी हुआ है, जितना ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहे हैं, उस प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप करना है। फर्स्ट एड देने के बाद में या फर्स्ट एड देने का ये मतलब रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही थी, फर्स्ट एड देने के बाद और ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो फर्स्ट चीज प्रिवेंट डेथ, नेक्स्ट गोल इज स्टॉप फर्दर इंजुरी, एंड थर्ड प्रमोट रिकवरी। यही 3 मेन उसके गोल्स हैं। नेक्स्ट गोल है सेंड टू हेल्थ केयर सेटअप। उसको हेल्थ केयर सेटअप तक पहुंचाना है। स्टॉप ब्लीडिंग, किसी भी तरीके से उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये सारे मेन गोल्स हैं फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड किया क्यों जाता है? ताकि स्टॉप ब्लीडिंग कर देंगे तो शॉक में नहीं जाएगा पेशेंट, और प्रिवेंट डेथ कैसे भी करके, जैसे कि किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो या कुछ भी करो, उसको टाइट बैंडेजिंग करो। तो ये सारी चीज़ें करने से स्टॉप है, जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो है मेथड्स। फर्स्ट एड के कौन कौन से, मतलब कौन सा मेथड है और अप्रोच है जिससे हम ये सिचुएशन को आइडेंटिफाई और टैकल कर सकते हैं। तो मेथड्स में एक फॉर्मूला है, डॉक्टर्स ABCD। इस फॉर्मूले से तो D फॉर डेंजर। डेंजर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि कोई भी पर्सन है जिसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है और वो रोड साइड पे पड़ा है, तो उसको रोड साइड से हम एक साइड में ले लेंगे ताकि हम खुद को भी इंजरी से प्रिवेंट कर सके, एक्सीडेंट से बच सके और उसको भी फर्दर इंजरी से रोक सके। और भी ये डेंजर्स हैं, मतलब कि हमको डेंजर है उसको एक अलग कर देना है कि हम कुछ भी फर्स्ट एड दे रहे हैं तो ऊपर से दूसरी कोई मुसीबत ना आए। तो ये हो गया, उस सिचुएशन से बाहर लाना है। जैसे कहीं आग लग गई है, तुमको मरीज को वो प्लेस है उस प्लेस से बाहर निकालना है ताकि तुम भी उसके कांटेक्ट में ना हो और मरीज भी फर्दर इंजरी से बच सके। तो ये हो गया डेंजर। नेक्स्ट चीज है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में है कि उसको
टॉक करना है, उसको बोलना है, शोल्डर से उसको खटखटाना है तो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है भाई, उसका नाम पूछना है, नाम बताता है कि नहीं बताता है, वो उठ के खड़ा होता है कि नहीं होता है, ये हम रिस्पॉन्स चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो डेंजर, इसके बाद में रिस्पॉन्स चेक होता है, इसके बाद में होता है सेंड हेल्प, सेंड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए कोई भी पास खुद को नहीं जाना है, नहीं तो तुम ढूंढते रह जाओगे और वो जो है वो और ज़्यादा तकलीफ में आ जाएगा। तो दूसरा कोई जो पास में खड़ा है उसको बोलना है कि एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, या फिर एईडी बुलाने के लिए। एईडी मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। ये चीज़ ऐसी होती है जो कि मॉल्स वगैरह में मिल जाती हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ की कोई भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, उस पर इंस्ट्रक्शन सारे लगे होते हैं। और जब भी कोई पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं करता है तो पहले तो हमें सीपीआर शुरू करना होता है जब तक एईडी अवेलेबल हो जाए। लेकिन सीपीआर शुरू करने से पहले हमें सेंड फॉर हेल्प करना है, हमें एईडी बुला लेना है ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको डिफिब्रिलेटर दे सके एईडी के माध्यम से। नेक्स्ट चीज़, ये 3 हो गया है डॉक्टर्स। फिर ABCD, ABCD इज फॉर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन। एयरवे में चेक करना है कि मीन्स एयरवे तो चौक नहीं हो गया है, उसको अगर वॉमिटिंग वगैरह आई है और एयरवे में चला गया तो उसका मुंह एक साइड कर देना है। कुछ भी सीजर्स वगैरह आए हैं, ओरा वगैरह कलेक्ट हो गया माउथ में तो एक साइड करके सारा जो अंदर एयरवे में फंसा हुआ है वो चीज़ हमें निकाल देनी है। ये चीज़ पहली होगी कि सक्शन हो, वॉमिटिंग हो या चॉकिंग की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट फंसा हो, ये सारी चीज़ें। ये कुछ ऑब्जेक्ट अगर अंदर गया है तो उसको हेलमिच मैन्यूवर से निकाल देंगे। हेलमिच मैन्यूवर क्या है, उसको पीछे से पकड़ना है, उसकी पेट में अंदर की तरफ 3-4 बार पुश करना है, फिर ऊपर की तरफ पुश करना है, फिर झुका के उसको पीठ स्केपुला के बीच में थोड़ा मारेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ फंसा हो तो बाहर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट फंसा हो तो हेलमिच मैन्यूवर से निकालना है। किसी भी तरीके से उसका एयरवे क्लीन कर देना है। और सारी अगर एयरवे क्लीन है फिर भी ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसको हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट पोजीशन में रखना है। ये पोजीशन रखेंगे तो उसका एयरवे स्ट्रेट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट चीज हम एयरवे देखेंगे। एयरवे पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ब्रीदिंग वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, कोई भी पेशेंट जो कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तुम उसको बार बार बुला रहे हो, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मीन्स ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है। अगर वो कुछ बोल पा रहा है मतलब कि उसका ब्रीदिंग चालू है। तो ब्रीदिंग कभी स्टॉप हो जाएगा जब कुछ ऑब्जेक्ट अंदर फंसा हो या फिर कुछ भी दिक्कत होंगी। नो रिस्पॉन्स मतलब स्टॉप ब्रीदिंग। इसके बाद सर्कुलेशन चेक करना है, उसकी पल्स रेट चेक करनी है कि पल्स बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो ब्लीडिंग के लिए चेक करना है। हमें सर्कुलेशन में ये भी चेक करना है ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करना है? डायरेक्ट प्रेशर से। डायरेक्ट प्रेशर, अगर आप अकेले हो और डायरेक्ट प्रेशर 10 मिनट के लिए नहीं दे पा रहे हो तो किसी की हेल्प ले लेने का। अगर डायरेक्ट प्रेशर नहीं ले पा रहे हो तो बहुत सारे उस पर गोस पीस डाल देने का। जैसे कि ये वुंड है, इधर वुंड है और इधर से ब्लीड कर रहा है बहुत सारा, और तुम इधर 10 मिनट के लिए एक जगह रुक नहीं सकती क्योंकि दूसरे पाँव पे दूसरा वुंड है जो कि ब्लीड कर रहा है। इधर बहुत सारे गोस पीसेस डाल दो, बहुत सारे जितने भी गोस पीस डालने डाल के उसको टाइटली रोलर बैंडेज से टाइटली ट्रेसिंग कर दो और फिर नेक्स्ट लेग पे आ जाओ। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पर्सन्स अवेलेबल हैं तो तुम डायरेक्ट प्रेशर सब जगह पे दे सकते हो। किसी भी तरह से ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ताकि लॉस ना हो जाए, ब्लड लॉस ना हो जाए। तो ब्लड लॉस है वो स्टॉप करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखेंगे, सर्कुलेशन हो गया, ब्लीडिंग चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं आ रही है, नो पल्स, तो फिर नो पल्स और नो ब्रीदिंग, ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो फिर सीपीआर स्टार्ट करना है। ये जो बेसिक सप्लाईज थे उसमें सीपीआर के लिए भी माउथ टू माउथ जो हम ब्रीथ देते हैं उसके लिए मास्क भी कैरी करना है ताकि किसी को अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको हेल्थ केयर वर्कर को नहीं हो जाए, या जो भी सीपीआर दे रहा है, जो भी फर्स्ट एड दे रहा है उसको ना हो जाए। तो ये चीज़, तो ये दोनों नहीं है
तो फिर जब तक AED आता है तब तक तुमको CPR देना है। CPR देना अगर नहीं भी आता है तो जैसे कि सपोज ये चेस्ट है ना, तो सेंटर ऑफ द चेस्ट में तुमको जोर जोर से प्रेस करना है और चेस्ट को रिकॉइल होने देना है, पूरा एक बार दबाना है उसको, रिकॉइल और 100 to 120 रेट से CPR देना है उसको, ठीक है, जब तक AED आ जाता है। AED आएगा तो भी तुमको कंप्रेशन स्टॉप नहीं करने हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि तुमने कंप्रेशन स्टॉप कर दिए और पेशेंट डेथ हो जाए। तो सेंट्रल पार्ट में प्रेस करना है 30:2, 30 बार कंप्रेशन देना है और 2 ब्रीदिंग्स देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ABC, और जैसे ही AED आता है तो उसको AED लगा देना है, और AED शॉक देने का अगर सिचुएशन बनेगा तो ऑटोमेटिकली शॉक दे देगा और वो वर्बली बताएगा, तो तभी कंप्रेशन स्टॉप कर देना है। जैसे ही शॉक डिलीवर हो जाता है फिर से कंप्रेशन शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये मेथड्स थे आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स हैं? डेंजर, रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रोसीजर्स, कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिसमें कि फर्स्ट एड की ज़रूरत लग सकती है, जैसे कि वो विलेज हो, जैसे कि वो सिटी हो, कहीं पे भी फर्स्ट एड की ज़रूरत लग सकती है। तो फर्स्ट चीज़, मेन चीज़ जो है वो है कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट में फर्स्ट एड की ज़रूरत लग सकती है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट इज नो लॉन्गर फंक्शनिंग, मीन्स हार्ट इज नॉट पंपिंग, हार्ट का पंप बंद हो गया है, हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो गया है। तो नो पल्स रेट, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं एज ए सिम्टम्स। तो तुम क्या करोगे, पेशेंट को फर्स्ट तो पेशेंट साइड जाना है। अगर ऐसी सिचुएशन में है कि रोड पे पड़ा हुआ है या कुछ हो गया, तो या फिर जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है ऐसी जगह पे, तो उसको बाहर करके साइड में लाना है, रोड की साइड में लाना है, ठीक है। तो ये पहली हो गई, डेंजर को वो करना है। नेक्स्ट चीज, उसका पल्स चेक करना है, ब्रीदिंग चेक करना है। तो पल्स चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 10 सेकेंड लेना है, इससे ज़्यादा टाइम पल्स चेक करने के लिए नहीं लेना है। इसके बाद ब्रीदिंग कैसे चेक करोगे, उसके नोज़ की जगह पे, उसके नोज़ के पास में फिंगर ले जाओगे या फिर अपना कान जो है वो उसके नोज़ के पास में ले जाके चेक करोगे ब्रीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था वैसे ही, सपोज ये चेस्ट है तो सेंटर ऑफ चेस्ट में प्रेशर देना है, ठीक है, कंप्रेशन देना है और रिकोलाई होने देना है, ठीक है। चेस्ट को दबाते ही नहीं जाना है, उसको अंदर दबा के वापस ऊपर भी आने देना है। तो कंप्रेशन और रिकोलाई 30:2 कंप्रेशन देना है, ठीक है, मीन्स 30 बार प्रेशर देना है और 2 बार ब्रीदिंग देना है। ब्रीदिंग देते टाइम जो CPR मास्क होता है उसका यूज़ करना है ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचा जा सके। तो ये सारे प्रोसेस जो है कंप्रेशन वगैरह स्टार्ट करने के पहले ब्रीदिंग, ये दोनों चीज़ें स्टॉप हैं तो हेल्प के लिए बुला लेना है, ठीक है। पहले रिस्पॉन्स चेक किया, डेंजर से आइसोलेट किया, रिस्पॉन्स चेक किया, हेल्प के लिए बोलना है, ठीक है। AED लाने के लिए बोलना है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन लाने के लिए बोलना है। ये चीज़ आएगी तब तक ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसमें रेट कितना रखना है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट रखना है, ठीक है। फास्ट करना है और हार्ड करना है, पुश हार्ड पुश फास्ट करना है, ठीक है। तो 100 to 120 पर मिनट कंप्रेशंस देने हैं, 30:2 की रेट से देने हैं और हर 2 मिनट्स पे तुमको चेक करना है कि पल्स वापस तो नहीं आई है। ये सारा प्रोसेस होता रहेगा, तभी डिफिब्रिलेटर आ गया, AED आ गया, तो AED कनेक्ट कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और कंप्रेशन कंटिन्यू करना है। जैसे ही कोई शॉकेबल रिदम होगा तो AED ऑटोमेटिकली शॉक डिलीवर कर देगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली शॉक डिलीवर कर देगा। जैसे ही शॉक डिलीवर होता है फिर से कंप्रेशन शुरू कर देना है। कोई भी बीच में स्टेप अगर मिस हो गई और तुम कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया, तो
फिर से कंप्रेशन शुरू कर देना है, ठीक है। जो लोग हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे इस प्रोसेस में, उन पे चिल्लाना नहीं है, और पूरी टीम है वो टीम को कोऑपरेट करना है, ठीक है, कोऑपरेट करना है टीम को। तो ये सारी चीजें कार्डियक अरेस्ट में, और जैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही हॉस्पिटल अवेलेबल हो जाएगा, तो पेशेंट को जल्द से जल्द जितना हो सके हॉस्पिटल में एडमिट करा देना है। तो ये सारी नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं सेकंड प्रोसीजर, और वो है ब्लीडिंग, ब्लड लॉस और हैवी ब्लीडिंग, कुछ भी बोल सकते हो। हैवी ब्लीडिंग मतलब या तो एक्सीडेंट हो गया, उसकी रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई इंजरी हो गया, कट लग गया बड़ा सा, या फिर किसी भी टाइप की, जो कि मोस्टली एक्सीडेंट से होता है, कट्स वगैरह भी लग सकते हैं, अब्यूज हो, किसी ने मारा हो, या फिर वॉयलेंट बिहेवियर की वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। सुसाइड की वजह से भी ब्लड लॉस और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब एक्सीडेंट से होता है, कट से लगता है, अब्यूज से होता है वर्ड, तो अपन को खुद को भी डेंजर से बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है डेंजर से बचाना है, पेशेंट को सेफ करना है, अपन को भी सेफ रहना है, और फिर उसको साइड में लेके आना है। इसके बाद में अपन को जैसे कि पता है कि सारी वजह जो चीज़ है वो पल्स और ब्रीदिंग वगैरह कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहेगी। तो सबसे पहले तो जो हैवी ब्लीड हो रहा है, तो स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप करना है, किसी भी तरह से उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो तुम, टॉर्निकेट यूज़ कर सकते हो, फोलिस यूज़ कर सकते हो, स्टेथोस्कोप से भी बांध सकते हो, किसी भी तरह से उसको टाई कर देना है। अगर कुछ भी नहीं मिले तो कोई क्लॉथ हो तो क्लॉथ से भी टाई कर देना है। जैसे कि हाथ में ब्लीड हो रहा है तो इधर टाई कर देना है, जॉइंट के ऊपर ही टाई करना है, ठीक है। जो सिंगल बोन है ना वहां पे टाई करोगे। जैसे इधर ब्लीड हो रहा है तो इधर आपने टाई कर दिया, इधर 2 बोन है ना तो अच्छे से टाई नहीं होगा, इधर सिंगल बोन है इसके सामने टाई कर दो तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। पहला टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हो। टॉर्निकेट कब तक अप्लाई करना है उसमें कंफ्यूजन है, तो टॉर्निकेट अप्लाई करके रखा करो। 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, टॉर्निकेट छोड़ दो, टॉर्निकेट जो बांधा हुआ उसको रिलीव कर दो, और फिर 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में फिर से उसको टाई कर दो, फिर से 15 मिनट रखो। ऐसा कुछ होता नहीं है कि टॉर्निकेट बांधने से कुछ और दिक्कत हो जाएगी। मैक्सिमम 3 आवर्स तक, अगर हैवी ब्लीडिंग है 3 आवर्स तक भी टॉर्निकेट टाई किया जा सकता है, ठीक है। तो टॉर्निकेट से कर सकते हो। पहले चीज हो गया टॉर्निकेट। टॉर्निकेट कैसे टाई करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। टॉर्निकेट वहां पे टाई करना है जहां पे सिंगल बोन है, ठीक है, जहां पे सिंगल बोन है। ह्यूमरस हो गया, अगर लेग से ब्लीड कर रहा है तो फीमर हो गया, इन सारी चीजों पे टॉर्निकेट टाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर ऐसी जगह पे ब्लीड हो रहा है जहां पे टॉर्निकेट बांधना वो नहीं है, जैसे कि एब्डोमेन से ब्लीड हो रहा है, जैसे कि लेग में ब्लीड हो रहा है, ह्यूमरस के ऊपर से ब्लीड हो रहा है, जहां पे टॉर्निकेट अप्लाई नहीं किया जा सकता तो उसको अपन करेंगे डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर, जो ब्लीड हो रहा है उस पर गॉज पीसेस और स्टेराइल और पैक्ड गोज आते हैं, उससे बहुत सारे गोज हैं वो वुंड पे डाल देंगे, वुंड पे बहुत सारे गोज डाल देंगे, और फिर उसको ज़्यादा जितना दे सके उतना ज़्यादा प्रेशर देंगे ताकि ब्लीडिंग जो है वो प्रेशर की वजह से स्टॉप हो जाए। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है और बहुत सारी इंजुरीज हैं तो एक तो डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हो, दूसरा बैंडेज से उसको ड्रेसिंग कर सकते हो। अच्छे से टाइट ड्रेसिंग करना है ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ये डायरेक्ट प्रेशर देना है, बैंडेज से ये देना है, किसी भी तरह से अपन को स्टॉप द प्रोसेस, जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद में अगर पेशेंट को है वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि ब्लड लॉस अगर ज़्यादा होगा तो वो शॉक में चला जाएगा। कौन से शॉक में चला जाएगा? हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने की वजह से उसको डेथ हो जाएगी। अभी शॉक है उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि पेशेंट है वो शॉक में जा रहा है? तो मैं सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ।
शॉक है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, शॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट चीज हार्ट रेट, हाइपोवोलेमिक शॉक की बात कर रहा हूं, हाइपोवोलेमिक शॉक में हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, एक्सट्रीमिटीज हाथ और पाँव एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्ड हो जाएगा, क्लेमी हो जाएगा, क्लेमी और कोल्ड हो जाएगा। ये तीनों चीज हो गई, मतलब कि ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम हो चुका है, जो कि इनफ नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी उसको आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करवाना है, उसको पानी पी सके तो पानी पिलाना है, कैसे भी करके जैसे उसको फ्लूइड दे सकते हो फ्लूइड देना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे बी स्टिंग। बी स्टिंग क्या, बहुत सारी जो बीज होती हैं वो एक तरह का वेनोम होता है उनके स्टिंग में, ठीक है। तीसरा देखेंगे बी स्टिंग। बी स्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को डेंजर से बचना है, ठीक है। अगर बीज वगैरह उधर हैं तो अपन को दूर रहना है और पेशेंट को भी दूर करना है उस जगह से, ताकि दूसरी बीज उसको डंक ना मारे। ये चीज हो गई डेंजर के बाद में। उसके बाद में उसको रिस्पॉन्स के लिए पूछना है, क्योंकि बी स्टिंग से एक चीज होती है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस मीन्स उसका जो ब्रोंकस है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है और ब्रीथ सेसेशन हो सकता है। ब्रीथ सेसेशन हो सकता है और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखनी है, उसका रिस्पॉन्स देखना है कि ब्रीदिंग प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो उसको एड्रीनलिन का इंजेक्शन तुरंत लग जाएगा, ठीक है। एड्रीनलिन लगा देंगे, उसको हाइड्रोकोर्ट लगा देंगे और हो सके तो एविल भी लगा देंगे। ये तीनों चीज़ें उसको क्या करेंगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उसको अवॉइड करेंगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो फिर ये एनाफाइलेक्सिक शॉक में नहीं जाएगा और फटाफट रिकवर हो जाएगा। ये अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो करना है। अगर ये नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम क्या है, जो बी का डंक होता है, स्टिंग होता है, उसको कैसे भी करके रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि बी स्टिंग में वेनोम होता है जो कि बॉडी में फैल सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले अगर स्टिंग निकाल दिया तो हम पर्सन को सेव कर देंगे। और अगर उसको पेन हो रहा है तो पेन किलर देना है, पेन किलर दे देना है। फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे देना है, ठीक है। एंटीपायरेटिक दे देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो तो उसको हॉस्पिटल तक रेफर करके भेज देना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम बर्न। बर्न अलग अलग टाइप के होते हैं। डोमेस्टिक बर्न होता है जो गैस से जल जाते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न होता है, इलेक्ट्रिक बर्न होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ठीक है। केमिकल बर्न होता है, केमिकल बर्न होता है जो कि केमिकल से होता है। और हीट बर्न होता है, फायर से होता है। ये सारी चीज़ें हैं, उसमें सारी चीज़ों में अलग अलग स्टेप्स उठाने हैं। जैसे डोमेस्टिक बर्न हो रहा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए गैस या फिर जो आग लग रही है उसको स्टॉप करना है। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से बर्न होता है तो जो कनेक्शंस आ रहे हैं, मेन स्विच जो हैं, उसको सबसे पहले बंद करना है। केमिकल बर्न हो रहा है, जैसे कि एसिड बर्न हुआ है तो उस पर बेस डालना है, बेस, ताकि, और केमिकल बर्न होगा तो उसको फ्लश करके वॉश कर देना है अच्छे से, ताकि केमिकल कुछ बचा ना रहे। और केमिकल बचा नहीं रहेगा तो वो आगे फर्दर इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वॉश देना है, जिधर भी जलाया उधर वॉश करना है, ठीक है। डोमेस्टिक बर्न में कपड़े वगैरह चिपक जाते हैं तो उसका ये सारी चीज़ें निकाल देनी है, क्लोथ्स वगैरह। लेकिन इस पे कोई भी चीज़ ऐसे अप्लाई, प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, गॉस्पिजेस वगैरह नहीं डाल देने हैं, क्योंकि वो चिपक जाएंगे सारी चीज़ें।
तो ये डोमेस्टिक बर्न हो गया। इलेक्ट्रिक बर्न में मेन स्विच ऑफ कर दोगे और उसको देखोगे, असेस करोगे कि क्या दिक्कत हो रही है, नहीं तो फिर CPR वगैरह देना पड़ सकता है, क्योंकि ये करंट पास होगा बॉडी में, करंट है वो हार्ट को क्रॉस करके पास हो जाएगा, तो हार्ट का पंप भी काम करना बंद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर से वही प्रोसेस होगा कार्डियक अरेस्ट वाला अगर वो हुआ तो। ये हो गया। इसके बाद केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में पहले तो केमिकल है उसको अगर और गिर रहा है ज़्यादा तो उसको बंद करना है, फिर उसको वॉश देना है, वॉश देने के बाद में बेस वगैरह डाल के फिर उसको कूल डाउन करना है कैसे भी करके, फिर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है। इसके बाद में हीट बर्न्स होगा, आग लग गई या कुछ होगा तो भी पेशेंट को डेंजर से बाहर करना है और उस पर फिर गीला ब्लैंकेट वगैरह करके डाल सकते हो। अगर आग लग रही है तो उसको सुला के फिर रोलिंग करना है, उसको सुला के रोल कर देंगे तो आग है वो बुझ जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है, क्योंकि बर्न अगर ज़्यादा होगा तो पेशेंट है वो डेथ हो जाएगा, क्योंकि बर्न में पता नहीं चलेगा। बर्न में क्या होता है, जैसे आग लग गई और बर्न हुआ तो बहुत सारे गैसेस अंदर जाएंगी, जो भी गैस रहेगा CO2 रहेगा, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर, नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा, ये सारी जो फायर में जो रिलीव होती है वो सारी गैसेस जो हैं वो ब्रोंकस में जाएगी, ट्रकिया में जाएगी और सारी चीज़ों में जाके फिर स्वेलिंग हो जाएगी। ट्रकिया में स्वेलिंग हो जाएगी तो वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, और ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो डेथ हो जाएगा। हॉस्पिटल चला जाएगा तो हॉस्पिटल चला गया तो उसको इंट्यूबेट कर देंगे। इंट्यूबेट अगर नहीं हो पाएगा तो छोटी ट्यूब डाल के भी उसको इंट्यूबेट कर देंगे ताकि वो ब्रीदिंग कर सके, ठीक है। और फिर बाकी के सारे वो पार्कलैंड फार्मूला से उसका फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटल में होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।